नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे थे और हमने हमारा एक चैप्टर पूरा कर लिया था जो था भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। हमने उसके हर एक पहलू को जाना था और साथ में कुछ प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करी थी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक टेस्ट भी लेंगे, तो जरूर लेंगे। 2-3 दिनों के अंदर आपको सूचना दे दी जाएगी। कंप्लीट है दोस्तों। बीच में हमारी क्लासें रक्षाबंधन के त्यौहार के हिसाब से नहीं हो पाई और उम्मीद है कि आप सभी का त्यौहार काफी अच्छा गुजरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। टेस्ट अपना 2-3 दिनों के बाद होगा। तो नया चैप्टर होगा अपना, हम गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरलों के बारे में जो बंगाल के थे, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में, वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण होता है और इस चैप्टर की एक और खासियत ये है कि ये दूसरे जो भी टॉपिक है हमारे उनसे रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं वो घटनाएं आपने कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक में भी पढ़ी होगी। कंप्लीट है दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर, उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत के वाइसराय। ये में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। दोस्तों, बंगाल के गवर्नर 6 थे। एक सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, उसके बाद में हेनरी वेंसिटार्ट आते हैं, उसके बाद में वापिस रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है बक्सर के युद्ध के बाद, और उसके बाद में हैरी बेरेल्स्ट आते हैं, और उसके बाद में जॉन कार्टर आते हैं, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। कंप्लीट है। 6 बंगाल के गवर्नर है। और अब अगर आपको 6 ही सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये ट्रिक है, बगल गांव में कलवंशी काला बेर काट कर हंसा। दिख रहा होगा आपको कि बगल गांव में कलवंशी काला बेर काट कर हंसा। बगल गांव से आपको ध्यान रखना कि बगल से बंगाल और गांव से गवर्नर। बंगाल के गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं। ध्यान रखिए इस बात का खास तौर पर। अब देखिए, कल से आप ध्यान रखेंगे क्या, रॉबर्ट क्लाइव। वंशी से क्या ध्यान रखेंगे, वेंसिटार्ट। काला से क्या ध्यान रखेंगे, वापिस क्लाइव। बेर से क्या ध्यान रखेंगे, बेरेल्स्ट। और काटकर से क्या ध्यान रखेंगे, जॉन कार्टियर। और हंसा से क्या ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ये 6 थे। कंप्लीट है दोस्तों। आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं और आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन रहे हैं, 1757 से 60 तक रहते हैं। उसके बाद हेनरी वेंसिटार्ट बनते हैं 1760 से 65 तक। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67 तक। और उसके बाद में हेनरी बेरेल्स 1767 से 69 तक। और उसके बाद में जॉन कार्टर 1769 से 72 तक। और वापिस वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 73 तक। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बहुत बड़ा था, लेकिन गवर्नर एक साल ही रहे। ये आगे बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, पद को चेंज कर दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर एज ए गवर्नर हम देखें तो इनका कार्यकाल 1 साल का ही रहेगा। कंप्लीट है। क्लाइव 2 बार आ रहे हैं, एक बार 1757 से 60 और वापिस आए 1765 से 67। ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से आप ये सब नाम ध्यान रख सकते हैं। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। मैं हटा देता हूं उनको। कंप्लीट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, अब हमें एक एक गवर्नर के बारे में पढ़ना है। क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज आप देखते जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए या इनके समय क्या क्या कार्य हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइव की। किसकी बात करेंगे, क्लाइव की। क्लाइव के समय की बात करें तो सबसे पहले 1757 से 60 वापिस आ रहे हैं आप, और वापिस रहेंगे 1763 से 67, 65 से 67। ये 2 समय आप क्लाइव को ध्यान रखेंगे, 1757 से 60 और 1765 से 67। थोड़ी क्लाइव की प्रारंभिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसा है ना, जब क्लाइव आया था ना भारत, तब वो एक सामान्य सैनिक था। कैसा सैनिक, एक सामान्य सैनिक। जैसे सामान्य सैनिक होता है ना, नॉर्मल सैनिक, वैसे एक सैनिक था। फिर ऐसा क्या हुआ जो क्लाइव इतने बड़े पद पर उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो दोस्तों, एक क्लाइव की सलाह थी, मात्र एक सलाह ने क्लाइव को इतना आगे पहुंचा दिया। क्या सलाह थी, तो थोड़ी सी हम कर्नाटक के सेकंड युद्ध की बात करते हैं इसको समझने के लिए। ये आप समझ सकते हैं, माना कि ये भारत है। कंप्लीट है दोस्तों। और बात हो रही है कर्नाटक के सेकंड युद्ध की।
कर्नाटक का सेकंड युद्ध जो कब हुआ, 1749 से 54 के बीच हुआ था। कर्नाटक का सेकंड युद्ध किस किस के मध्य हो रहा, तो ये युद्ध एक सत्ता को लेने के लिए या सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो रहा, ये है कर्नाटक का सेकंड युद्ध। किसको, तो कर्नाटक का शासक बनने के लिए। कर्नाटक का शासक दो व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक है अनवरुद्दीन, कौन है, अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन के बहनोई है, और बहनोई कौन है, तो चंदा साहब, कौन है, चंदा साहब। चंदा साहब भी कर्नाटक के शासक बनना चाहते हैं और अनवरुद्दीन भी कर्नाटक का शासक बनना चाहते हैं। इस समय एक फ्रांसीसी गवर्नर था और वो था डुप्ले। डुप्ले काफी चतुर था और डुप्ले ने ये जो आंतरिक फूट है भारत की, यह जो आंतरिक संघर्ष है, इसका फायदा उठाने की सोची। और डुप्ले ने सोचा कि क्यों ना फ्रांसीसी मिलकर इस चंदा साहब का साथ दे, और अगर चंदा साहब जीत जाता तो फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों को एक साइड कर लेंगे। तो इसीलिए फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी ने किसका साथ दे दिया, चंदा साहब का। जब फ्रांसीसी चंदा साहब का साथ दे रहे हैं तो अंग्रेज कहां पीछे रहने वाले थे। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर फ्रांसीसी और चंदा साहब जीत गए तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने निर्णय लिया कि हम साथ देंगे अनवरुद्दीन का। अंग्रेजों ने किसका साथ दिया, अनवरुद्दीन का साथ दिया। यानी कि जो भारत का आंतरिक संघर्ष है, इसमें दोनों यूरोपियन शक्तियां भी लड़ पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या, तो चंदा साहब जो है इस अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, अनवरुद्दीन के ऊपर। और इस आक्रमण में अनवरुद्दीन साहब जो है वो मारे जाते हैं, यानी कि अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, हत्या। अनवरुद्दीन के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली ने क्या किया, तो हारने के बाद मोहम्मद अली यहाँ से भाग गए और मोहम्मद अली भागकर कहाँ चले गए थे, एक जगह है जो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, और वो जगह है त्रिचनापल्ली। कौन सी जगह है, त्रिचनापल्ली, नाम तो सुने होगा आपने, त्रिचनापल्ली। यानी कि मोहम्मद अली भागकर कहाँ चले गए, कहाँ शरण ली, त्रिचनापल्ली भाग गए। पीछे से फ्रांसीसी और चंदा साहब ने क्या किया, तो फ्रांसीसी और चंदा साहब ने इस त्रिचनापल्ली को जो है घेर लिया। क्या कर लिया, घेर लिया। यानी कि त्रिचनापल्ली को घेर लिया, यानी कि वहीं पर मोहम्मद अली को घेर लिया। ठीक है, यानी कि मोहम्मद अली किसके कब्जे में आ गया, चंदा साहब के कब्जे में आ गया, फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। अब अंग्रेजों के सामने समस्या यह है कि इस त्रिचनापल्ली से इस मोहम्मद अली को कैसे आजाद करवाए या कैसे यहां से फ्रांसीसियों को और चंदा साहब को हटाए। ये समस्या किसके सामने आ गई, अंग्रेजों के सामने आ गई। जब ये समस्या अंग्रेजों के सामने आई तब एंट्री होती है हीरो की, और अपना हीरो कौन है, तो अपना हीरो है क्लाइव। यानी अंग्रेजों का हीरो आया और कौन था, क्लाइव। क्लाइव ने एक सलाह दी। क्लाइव ने कहा कि पागलों, जब त्रिचनापल्ली में सब इकट्ठे हो रहे हैं फ्रांसीसी और चंदा साहब, तो आप ऐसा करो कि चंदा साहब की जो राजधानी है, चंदा साहब की राजधानी थी अरकाट। कौन सी थी, अरकाट। तो इन्होंने कहा कि चंदा साहब की जो राजधानी है अरकाट, हम ऐसा करते हैं, इसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस अरकाट के ऊपर आक्रमण करते हैं। जब हम अरकाट पे आक्रमण करेंगे तो इनकी जो आधी सेना है वो हमसे लड़ने के लिए कहाँ आएगी, अरकाट आएगी। और जब आधी सेना अरकाट आएगी तो हम आक्रमण कर देंगे त्रिचनापल्ली के ऊपर, उनकी सेना बिखर जाएगी। और उसके बाद हम त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करेंगे तो हम ये युद्ध जीत लेंगे, उनकी सेना को बिखेरने के बाद, अलग अलग करने के बाद। ये सलाह किसकी थी, क्लाइव की। एक बार वापस सुन लीजिए कि क्लाइव कह रहा है कि जब सब फ्रांसीसी सेना और चंदा साहब की सेना त्रिचनापल्ली में, तो हम क्या करते हैं कि उसकी राजधानी अरकाट के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो जब अरकाट में हम आक्रमण करेंगे तो उनकी सेना त्रिचनापल्ली से लड़ने के लिए आधी सेना, पूरी नहीं आएगी, आधी सेना यहाँ आएगी, तो पीछे आधी सेना ही रह जाएगी, और फिर हम आक्रमण कर देंगे त्रिचनापल्ली के ऊपर और हमारी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। ये सलाह किसने दी, क्लाइव ने। अंग्रेजों ने जब इस सलाह पर अमल किया, अच्छी लगी, तो वास्तव में वही सोचा, वही जो क्लाइव ने सोचा था वही हुआ, और अंग्रेजों की इस युद्ध में क्या हो गई, विजय हो गई। यानी कि क्लाइव की एक सलाह से, एक बात से किसकी विजय हो गई, किसकी, अंग्रेजों की। कौन पराजित हुए, फ्रांसीसी और चंदा साहब। यानी कि एक सलाह से ये कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध था, ये बड़ा संघर्ष था, ये अंग्रेजों ने जीत लिया। कहते हैं ना कि क्लाइव की इस बात के लिए ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे हमारी स्थानीय भाषा में कहा जाता है कि 1 लाख रुपए की बात थी, कहते हैं ना, यही आप समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि
आदमी की एक सलाह ने, एक सही सलाह ने उसको कितनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। और आगे जाकर क्लाइव जो है ब्रिटिश सेना के नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। प्लासी के युद्ध में हम देखते भी हैं कि जो प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव। और क्लाइव ने कूटनीति से जो मीर जाफर था और बहुत सारे सैनिक थे जो अपने नवाब के, बंगाल के नवाब के सैनिक थे, उनको अपनी ओर मिला लिया लालच देकर। और युद्ध, प्लासी का युद्ध किसने जीत लिया? क्लाइव। क्लाइव को भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आप कह सकते हैं कि क्लाइव को भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक, ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। तो ये क्लाइव की जो सलाह थी ना, इसने इसको इतने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। और जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं तो उसके बाद क्लाइव जो है क्या बन जाता? गवर्नर बन जाता। ठीक है दोस्तों, क्लाइव गवर्नर 2 बार रहा था। कितनी बार? 2 बार। देखिए सबसे पहले ये रहेगा 1757 से 60 तक। हम एक एक काल की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1757 से 60 जब ये गवर्नर रहा तो इस समय अंग्रेजों ने क्या क्या कार्य किए। तो दोस्तों इस समय की घटनाएं देखिए। सबसे पहले तो आप सभी को पता है बक्सर प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में इसी के समय हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हो रहा है? तो 1757। प्लासी के युद्ध में, युद्ध के बारे में हम काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला चैप्टर था अपना भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, उसमें जाए और पार्ट 2 देखें। प्लासी के हर एक युद्ध के पहलू के बारे में चर्चा की जा गई है। प्लासी का युद्ध हम सभी जानते हैं किस किस के बीच में हुआ। तो मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूं कि क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसे अपनी ओर मिला लिया। और विजय किसकी हुई? तो क्लाइव की हुई। अंग्रेजों की विजय हुई और सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध किसके समय हो रहा? तो क्लाइव के साथ, या क्लाइव ने किया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में गवर्नर बनते हैं। इसी के समय एक युद्ध और लड़ते हैं अंग्रेज, बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। कब हो रहा है? तो 1759 में हो रहा। अब बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो बेदरा का युद्ध अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में हुआ। डच। इस युद्ध में, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? डचों को। विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। और इस युद्ध में जीतने के बाद जो अंग्रेज है, उनकी शक्ति काफी मजबूत हो गई, क्योंकि इस युद्ध को हारने के बाद डच जो है वो डच भारत से चले गए। और डच भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन थे। भारत में आए थे सबसे पहले पुर्तगाली, लेकिन भारत से सबसे पहले गए कौन थे? तो डच ही थे। डच भारत से सबसे पहले गए थे। इस बेदरा के युद्ध में पराजित होने के बाद आप यहां से लौट गए। ठीक है ना? तो आपको तो यह ध्यान रखना है कि बेदरा का युद्ध किसके समय हो रहा है? तो बेदरा का युद्ध भी किसके समय हो रहा है? क्लाइव के समय हो रहा है। एक और बड़ी घटना इस क्लाइव के समय हुई, वांडियावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है? वांडियावास का युद्ध। कब हो रहा है? तो 1760 में। अब वांडियावास के युद्ध की बात करते हैं कि वांडियावास का युद्ध क्या है। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। यह युद्ध कर्नाटक के तृतीय युद्ध का एक भाग है। जो कर्नाटक का थर्ड युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था, काफी लंबा चला था। 1756 से 63 तक, लगभग 7 सालों तक चला था। और इसी युद्ध में एक युद्ध होता है वांडियावास का युद्ध। कौन सा? वांडियावास का युद्ध, जो कब होता है? 1760 में। अब यह युद्ध क्लाइव के समय हो रहा है। यह युद्ध क्लाइव ने लड़ा नहीं। हालांकि इन युद्धों के बारे में, जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है, तृतीय युद्ध है, इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करनी होती है। और वो चर्चा हम जब यूरोपियन जातियों का आगमन पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि ये जो गवर्नर है क्लाइव, इसके समय कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। तो ये जो वांडियावास का युद्ध है ना, ये क्लाइव के समय ही हो रहा है। और इस युद्ध में क्लाइव खुद नहीं लड़ा था, बस उसके समय हुआ था। युद्ध करने वाले तो जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो कर रहे थे आयरकूट। कौन कर रहे थे? आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इधर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली। यानी कि
फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में वांडियावास का युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में क्या हुआ, तो इस युद्ध में आयरकूट ने काउंट लाली को कूट कूट कर क्या कर दिया, लाल कर दिया। यानी कि युद्ध में विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, पराजय किसकी हुई, फ्रांसीसियों की हुई। काउंट लाली हारा और आयरकूट जीता। लेकिन अंग्रेजों ने वांडियावास का युद्ध किसके समय जीता या किसके समय हुआ, गवर्नर कौन है, तो क्लाइव है। अब हमने देखा कि क्लाइव ने 1757 से 60 के मध्य क्या क्या कार्य किया या क्लाइव के समय क्या क्या घटनाएं हुई। तो एक तो प्लासी का युद्ध, इसको जीतने के बाद क्लाइव को गवर्नर बनाया जाता। प्लासी का युद्ध खुद क्लाइव ने लड़ा था, सिराजुद्दौला को पराजित किया था और यहीं से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बात करें तो बेदरा का युद्ध कब हो रहा है, 1759 में। इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और डच चले गए। भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन थे। और उसके बाद में एक युद्ध हुआ वांडियावास का युद्ध, ये भी क्लाइव के समय हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का काउंट लाली। विजय किसकी हुई, आयरकूट की। कंप्लीट है दोस्तों, ठीक सा। अब बात करते हैं आगे की। दूसरा काल हमें देखना है कि दूसरी बार गवर्नर बन के बुलाया जाता है 1765 में और 2 सालों तक रहते हैं 67 तक। इस काल के दौरान क्या क्या घटनाएं जब क्लाइव गवर्नर रहा। पहली बात तो यह है कि क्लाइव को वापस क्यों बुला रहे हैं, गवर्नर तो पहले वो रह चुका है 1757 से 60 तक। हुआ क्या दोस्तों कि अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध जीता था, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ। कब हुआ, 1764। यानी कि ये जो बक्सर का युद्ध है ना, ये बक्सर का युद्ध मैं बता रहा हूं, मतलब ये क्लाइव के समय नहीं हुआ, ये बक्सर का युद्ध पहले हो चुका है। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने, ये युद्ध मेजर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों ने 3 बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने केवल बंगाल को पराजित नहीं किया, बंगाल, अवध और मुगल शासक तीनों को, 3 बड़ी शक्तियों को साथ में पराजित किया। मीर कासिम को, सुजाउद्दौला को और मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय को, तीनों को पराजित कर दिया। किसने, अंग्रेजों ने। इसके बाद संधि होना तो तय था। तो संधि करने के लिए उसको बुलाया जाएगा जो बड़ा कूटनीतिज्ञ होगा, और वो कौन है, तो वो कौन है, क्लाइव। क्लाइव से बड़ा कूटनीतिज्ञ तो और कोई है ही नहीं, बहुत चतुर थे आप। क्लाइव को बुलाया गया, क्लाइव आए। तो क्लाइव को संधि करने के लिए बुलाया जा रहा है और वापिस ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो क्षेत्र इन्होंने जीते हैं, वहां पर सत्ता जमाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो क्लाइव आए और उसके बाद में 2 संधियां होती है। ध्यान रखना कि ये बक्सर का युद्ध वेंसीटार्ट के समय होगा, जब गवर्नर वेंसीटार्ट होगा। ये क्लाइव के समय नहीं हो रहा है, बस बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार इस युद्ध के बाद जो है संधियां हो रही है। कंप्लीट है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। इलाहाबाद की फर्स्ट संधि कब हो रही है, तो आप तारीख भी ध्यान रख सकते हैं, 12 अगस्त को। और सन तो आपको पता ही है, पहले भी हमने बात करी है, 1765 के बीच। ठीक है, 2 संधियां। सबसे पहली संधि कौन सी है, इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां हो रही, और संधियां करने के लिए कौन आ रहा है, क्लाइव आ रहा है। ध्यान रखना। अब संधि पहली किस किस के बीच में हो रही है, तो क्लाइव के बीच में। क्लाइव संधि करने के लिए आया, और क्लाइव किसके साथ संधि कर रहा है, तो मुगल शासक के साथ। और मुगल शासक कौन है, तो शाह आलम द्वितीय। कौन है, शाह आलम सेकंड मुगल शासक है। तो क्लाइव के बीच में और शाह आलम के बीच में यह संधि हो रही है। अब संधि की शर्तें क्या क्या, ये संधि में क्या क्या हुआ, तो वो भी देख लीजिए एक नजर में। हालांकि इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। 3 बड़े क्षेत्र है, कितने क्षेत्र, 3। और 3 बड़े क्षेत्र कौन कौन से, एक तो है बंगाल, एक है बिहार और एक है उड़ीसा। बंगाल और उड़ीसा तीनों के दीवानी अधिकार, कैसे अधिकार, दीवानी अधिकार मुगल शासक ने किसको दे दिया, अंग्रेजों को। मुगल शासक ने अंग्रेजों से कहा कि भाई साहब, आप हमारा जो क्षेत्र है जो आपने जीत लिया है, मैं युद्ध में हार चुका हूं, वो मुझे वापस दे दीजिए। बदले में मैं क्या दे दूंगा, बदले में ये जो 3 बड़े क्षेत्र है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी अधिकार आप ले लीजिए। अब बोले दीवानी अधिकार क्या, तो हमने काफी डिटेल से चर्चा करी। दीवानी जो राजस्व वसूलने के, जो कर वसूलने का अधिकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीवानी अधिकार। और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिया गया।
किसके द्वारा? मुगल शासक के द्वारा। कंप्लीट है। और देखिए बदले में मुगल शासक को क्या मिला? तो अंग्रेजों ने बदले में मुगल शासक को 26 लाख रुपए, कितने रुपए? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय किया। वार्षिक पेंशन देना तय किया। अंग्रेजों ने कहा कि बदले में मुगल शासक को 26 लाख रुपए क्या दी जाएगी? वार्षिक पेंशन दी जाएगी। कितनी? 26 लाख रुपए। यानी कि मुगल शासक ने जब दीवानी अधिकार इन तीनों क्षेत्रों के किसको दे दिए? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देंगे। किसको देना तय हुआ? शाह आलम द्वितीय को। कंप्लीट है। ये इलाहाबाद की संधि की दो बड़ी बातें थी। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि दो क्षेत्र और है, एक है कड़ा और एक है इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद, ये जो दोनों क्षेत्र है ना, कड़ा और इलाहाबाद आपको नजर आ रहे हैं, ये अवध के नवाब के अधीन आते थे। अवध, ये जो बक्सर का युद्ध था इसमें अवध का नवाब भी आ रहा था, सुजाउद्दौला। तो ये जो दोनों क्षेत्र है कड़ा और इलाहाबाद, ये अवध के नवाब के अधीन आते थे। लेकिन अंग्रेजों ने भी, हालांकि अंग्रेजों ने अवध के नवाब को भी इस युद्ध में हराया था, तो ये क्षेत्र भी इनके पास में थे। तो ये कड़ा और इलाहाबाद दोनों किसको दे दिए? शाह आलम द्वितीय को दे दिए, यानी कि मुगल शासक को दे दिए। ये कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र किसको दे दिए? शाह आलम को दे दिए। किससे लेकर? अवध के नवाब से लेकर। ठीक है, यानी कि अवध के दो क्षेत्र भी किसको दे दिए गए? मुगल शासक को। तीन बड़ी बातें इस जो संधि की थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि की, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किस किस के बीच हुई। अगर सन पूछा जाएगा आपसे तो 1765 रहेगा। डेट पूछने के इतने चांसेस तो है नहीं वैसे। क्लाइव और शाह आलम के बीच में हुई। ठीक है, और ये तीन बड़ी बातें। अब बात करते हैं हम इलाहाबाद की सेकंड संधि की। इलाहाबाद की सेकंड संधि कब हो रही है? तो 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765 को। कौन सी संधि हो रही है? इलाहाबाद की सेकंड संधि। अब ये किस किस के बीच में हुई? तो एक तो अपने क्लाइव वाले साहब तो ही है, क्लाइव, और क्लाइव के साथ में कौन कर रहा है संधि? तो सुजाउद्दौला कर रहा है। क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में संधि हो रही है। और ये संधि कब हो रही है? तो उसके 4 दिनों बाद ही, वो 12 अगस्त को हुई, ये 16 अगस्त को हो रही है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में? क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में। सुजाउद्दौला अवध के नवाब है जो बक्सर के युद्ध में हार गए, अवध के नवाब। इस संधि की मुख्य बात है तो अवध के नवाब को हारे हुए क्षेत्र जो अवध के नवाब है बक्सर के युद्ध में हार गए थे, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को वापस वो सारे क्षेत्र लौटा दिए जो अवध के नवाब हार चुके हैं। केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब लौटा दिए। अब वो 2 क्षेत्र कौन से थे? तो अभी हमने देखा था इस संधि में कि कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिए? मुगल शासक को दे दिए अंग्रेजों ने। तो कड़ा और इलाहाबाद अब अवध के नवाब के पास में नहीं रहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि कड़ा व इलाहाबाद को छोड़कर, इलाहाबाद के अलावा बाकी क्षेत्र वापिस लौटा दिए। क्या किया? तो वापिस लौटा दिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2 क्षेत्र अवध के नवाब को वापस नहीं दिए जाएंगे। कौन कौन से? तो कड़ा और इलाहाबाद, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र किसको दे दिए? मुगल शासक को दे दिए। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो भी क्षेत्र थे वापस अवध के नवाब को दे दिए। एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि बदले में अवध के नवाब ने क्या दिया? तो अवध के नवाब ने मुफ्त व्यापार की सुविधा दी। मुफ्त व्यापार की सुविधा किसको? अंग्रेजों को। कि अब अगर अंग्रेज जो है अवध में व्यापार करेंगे तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री, यानी कि अंग्रेजों को टैक्स फ्री कर दिया। अब अंग्रेज मुफ्त में बिना करके अवध में क्या कर सकते हैं? व्यापार। और ये सुविधा किसने दे दी? सुजाउद्दौला ने दे दी। और सुजाउद्दौला ने क्या दिया? सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। कितने? 50 लाख रुपए। और साथ में एक दुर्ग भी दिया। और दुर्ग कौन सा था? तो वो दुर्ग था चुनार का दुर्ग।
कौन सा दुर्ग था कि चुनार का जो दुर्ग था वो भी किसको दे दिया, अंग्रेजों को। यानी कि सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग दिया। ये दोनों बड़ी चीजें भी आप ध्यान रखेंगे कि इस संधि में 3 बड़ी बातें हैं। एक तो कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र किसको दे दिया गया, तो सुजाउद्दौला को नहीं दिया गया, वो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। और बाकी जो सारा क्षेत्र था वो किसको दिया गया, इन दोनों को छोड़कर, तो वो क्षेत्र वापिस सुजाउद्दौला को लौटा दिया गया। यानी कि कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र मुगल शासक को दे दिया गया, कंप्लीट है। बाकी क्षेत्र वापिस सुजाउद्दौला को दे दिया गया। मुफ्त व्यापार की सुविधा किसको दे दी गई, अंग्रेजों की, कि अंग्रेजों के ऊपर अब टैक्स नहीं लगेगा अवध में व्यापार करने पर, क्योंकि मुफ्त व्यापार की सुविधा दे दी गई। और अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दे, और साथ में जो चुनार का किला था वो भी किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। ये 3 बड़ी बातें इस संधि की, जो इलाहाबाद की सेकंड संधि है 16 अगस्त को हो रही है। संधियों में इंपॉर्टेंट चीजें दोनों में यही है कि संधियां हो किस किस के बीच में रही। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव और मुगल शासक के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में। इलाहाबाद की सेकंड संधि क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में, सुजाउद्दौला के बीच में। दोनों बड़ी बातें आप ध्यान रखेंगे, कंप्लीट है। बात करते हैं सोसाइटी फॉर ट्रेड की। सोसाइटी फॉर ट्रेड, इसे व्यापार समिति के नाम से भी जाना जाता है, व्यापार समिति। देखिए दोस्तों, सोसाइटी फॉर ट्रेड या व्यापार समिति, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1765। जब क्लाइव गवर्नर बना इन दोनों संधियों के बाद, तो क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करी। इसे आप व्यापार समिति भी कहते हैं, यानी कि व्यापार समिति की स्थापना करी। कब करी, 1765 में। अब व्यापार समिति होती क्या है और किस लिए इसकी स्थापना की जा रही है, क्लाइव क्यों इस व्यापार समिति की स्थापना कर रहा है, तो ये चीज भी जान लीजिए। देखिए, कंपनी, यहां पर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोला जा रहा है, कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को रोकने के लिए, निजी व्यापार को रोकने के लिए। अब कंपनी के निजी व्यापार को, कंपनी के जो कर्मचारी है उनके निजी व्यापार को रोकने के लिए से क्या मतलब है, क्या आशय है, तो इसे समझने के लिए हमें एक बार दस्तक के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। किसके ऊपर, दस्तक। हमने दस्तक की पहले भी चर्चा करी। हमने केवल दस्तक के बारे में पहले यह जाना था कि प्लासी के युद्ध के रीजन माना था हमने दस्तक को। दस्तक अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए प्राप्त हुआ था, टैक्स फ्री व्यापार के लिए, जिसका अंग्रेज जो है दुरुपयोग कर रहे थे। पहले हमने पढ़ा था, अंग्रेज जो है भारतीय व्यापारियों को पैसे के बदले वो जो दस्तक होता था बेच देते थे। जो भारतीय व्यापारियों से जो कर प्राप्त होता था बंगाल के नवाब को, वो प्राप्त हो नहीं पा रहा था। इसलिए सिराजुद्दौला नाराज था, क्योंकि ये दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, कंप्लीट है। लेकिन हम थोड़ा दस्तक के इतिहास को जानते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं, देखते हैं कि दस्तक है क्या। तो देखिए दोस्तों, बात है 1717 की, और उस समय मुगल शासक थे फर्रुखसियर। कौन थे, फर्रुखसियर। उस समय फर्रुखसियर मुगल शासक थे। फर्रुखसियर ने क्या किया कि 3000 वार्षिक कर के बदले, 3000 वार्षिक कर के बदले, मात्र 3000, और 3000 वार्षिक कर के बदले क्या किया, 3 बड़े क्षेत्र। कौन कौन से, एक तो है बंगाल, एक है बिहार। अब इन तीनों क्षेत्रों को पहले हमने बंगाल ही कहा था, अब हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसलिए कह सकते हैं कि आगे जाकर इन तीनों क्षेत्रों पर जो शासन है, कर है, वो वसूलने का अधिकार बंगाल के नवाब को ही होगा। यानी तीनों क्षेत्रों पर शासन कौन करेगा, बंगाल का नवाब ही करेगा। इसलिए बंगाल और बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों पर मुफ्त व्यापार की सुविधा दे दी, मुफ्त व्यापार की सुविधा। और मुफ्त व्यापार की सुविधा किसको दी गई, तो आप ये ध्यान रखेंगे किसको दी गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, अंग्रेज नहीं बोला। सभी ब्रिटिशर्स को
सभी ब्रिटिश कंपनियों को मुफ्त व्यापार करने की सुविधा नहीं मिली है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिली है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार कर सकती है। कब करेगी? जब उनके पास में दस्तक होगा। दस्तक कौन दे रहा? तो जो शुरुआत है, स्टार्ट है, उसमें दस्तक मुगल शासक फर्रुख सियर ने दिया कि आप वो लाइसेंस बताओगे, दस्तक बताओगे और आपसे जो है उस व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप फ्री में व्यापार कर सकते हो, बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हो, उस दस्तक को दिखाने के बाद। ये सिस्टम था। और किसने दिया? तो मुगल शासक फर्रुख सियर ने दिया। किसने दिया? मुगल शासक फर्रुख सियर ने दिया। कंप्लीट है। कब दिया? 1717 में। कितने करके बदले? 3000 वार्षिक करके बदले दिया। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, सभी अंग्रेजों को नहीं दिया, ये ध्यान रखना, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ठीक है ना। और कौन कौन से क्षेत्र पर? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, कि वो चीज तो हमने जान ली थी, प्लासी का युद्ध का कारण क्या था वो तुमने देख लिया था, कि जो कर्मचारी होते थे वो भारतीय व्यापारियों को दस्तक दे देते थे पैसों के बदले। तो भारतीय व्यापारी भी वो दस्तक बता कर फ्री में व्यापार कर रहे थे। तो जो भारतीय व्यापारियों से बंगाल के नवाब को कर प्राप्त होता था। अब बंगाल के नवाब को कर क्यों प्राप्त होगा? तो पहले तो ये जो तीनों क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्षेत्र है, यहाँ पर पहले तो मुगल शासक जो है वही शासन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि 1717 की बात है, देखिए 1717 में बंगाल का नवाब बनाया गया, सूबेदार बनाया गया मुर्शीद कुली खां को, मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इसको प्रशासन संबंधी अधिकार, यानी कि आप कह सकते हैं निजामत के अधिकार, प्रशासन चलाने को निजामत के अधिकार हमने पहले चर्चा करी थी, और दीवानी अधिकार, निजामत और दीवानी अधिकार, ये दोनों अधिकार किसको दे दिए गए? तो ये दोनों अधिकार मुगल शासक मुर्शीद कुली खां को दे दिए गए। पहले तो इन तीनों क्षेत्रों पर लगान भी कौन वसूलता था? मुगल शासक। प्रशासन भी कौन चलाता था? मुगल शासक। लेकिन जब 1717 में मुर्शीद कुली खां को सूबेदार बना दिया गया और आगे जाकर ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं, यहीं से बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती। आपको पूछ लिया जाए कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो मुर्शीद कुली खां ने। उसके बाद इन तीनों क्षेत्रों से लगान वसूलने का अधिकार किसके पास आ जाता है? मुर्शीद कुली खां के पास। यहाँ पर प्रशासन कौन चलाएगा? मुर्शीद कुली खां ही चलाएगा। हालांकि मुर्शीद कुली खां जो है ये फर्रुख सियर के अधीन रहकर ही कार्य करेगा। मुर्शीद कुली खां किसके अधीन रहकर? ये लगान भी फर्रुख सियर के नाम से ही वसूलेंगे, इसके अधीन नहीं है बंगाल के नवाब। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कार्य अब कौन करेंगे? बंगाल के नवाब करेंगे। इसीलिए तो जब आगे जाकर हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला शासक बनता है, कौन शासक बनता है? सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला आगे जाकर शासक बनता है तो सिराजुद्दौला जो है नाराज होता है अंग्रेजों से। क्यों होता है? तो हमने देखा कि जो अंग्रेज जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, ये दस्तक जो है भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। तो भारतीय व्यापारियों से जो कर प्राप्त होना था सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब को जो कर प्राप्त होना था वो नहीं हो रहा था। तो बंगाल का नवाब नाराज था। ये चीज हमने देख ली थी। कंप्लीट है। अब हमें तो ये चीज देखनी है कि हम तो ये देख रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को रोकने के लिए कैसे प्रयोग किया जा रहा है। कंप्लीट है। तो वो चीज देख लीजिए। देखिए हुआ क्या, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये दस्तक मिल गया, तो ये तीनों बड़े क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों में आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं दस्तक के बाद। यानी कि चुंगी जो लगती थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने पर, सामान लाने पर टैक्स लगता था, और अंदर आंतरिक क्षेत्र में व्यापार करने के लिए भी टैक्स लगता था। अब टैक्स अंग्रेजों को देना नहीं पड़ेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। सॉरी, अंग्रेज नहीं, आप केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को कहेंगे। सभी अंग्रेजों को दस्तक नहीं दिया गया। अब होगा क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे ना, कर्मचारी, वो कंपनी के साथ साथ खुद का सामान भी लाकर और खरीद कर बेचने लग गए। ठीक है ना, कि जो कंपनी का सामान आता था उसके साथ साथ वो अपना निजी सामान भी लाने लगे, क्योंकि जब कंपनी का सामान होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो कर्मचारी क्या होता था कि कंपनी का सामान के साथ साथ अपने सामान का भी, अपना निजी व्यापार भी करने लगे, अपना सामान भी यहाँ पर लाने लगे और यहाँ से खरीद कर ले जाने लगे। तो इनके कंपनी के साथ साथ इनके सामान पर भी क्या नहीं लगता था? टैक्स, क्योंकि दस्तक का ये खुद प्रयोग करने लगे, खुद के लिए, निजी व्यापार के लिए प्रयोग करने लगे। जबकि दस्तक मिला किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इन कर्मचारियों का निजी व्यापार बढ़ने लगा।
निजी व्यापार क्यों बढ़ रहा है? तो दस्तक का खुद के व्यापार के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कंपनी के साथ साथ खुद के व्यापार के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इनको जो टैक्स देना होता था व्यापार के लिए 15 से 20%, अब वो टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और फ्री में व्यापार कर रहे हैं। कर्मचारी भी फ्री में खुद का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होने लग गया? नुकसान। ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होने लग गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कम होने लग गया क्योंकि जो कर्मचारी है वो दस्तक से खुद का निजी व्यापार करने लगे। हुआ क्या दोस्तों? तो इसके बाद सोसाइटी फॉर ट्रेड, मैं एसएफटी लिख रहा हूं, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने करी? क्लाइव ने। अब क्लाइव इस निजी व्यापार को रोकना चाहता, तो क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड, ये इन सभी कर्मचारियों की एक समिति थी, कमिटी थी। इसने क्या किया? इसने इससे कहा सोसाइटी फॉर ट्रेड से कि नमक, तंबाकू और सुपारी, तीन चीजें कौन कौन सी है? नमक, तंबाकू और सुपारी, इन तीनों पर सोसाइटी फॉर ट्रेड या व्यापार समिति व्यापार करेगी। क्या कहा इन कर्मचारियों से? इसने कर्मचारियों की एक कमिटी बनाई, एक समिति बनाई जिसे आप व्यापार समिति बोल रहे हैं, जिसे आप सोसाइटी फॉर ट्रेड बोल रहे हैं। इसने इन कर्मचारियों से कहा कि भाई साहब ये जो नमक है, तंबाकू है और सुपारी है, इन तीनों के ऊपर व्यापार आप करो। सोसाइटी फॉर ट्रेड से कहा कि आप, और इन तीनों से जो लाभ होगा वो सभी कर्मचारी आपस में बांट लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें उनके ऊपर व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाकी सामानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। और अगर आपको लाभ चाहिए तो आप इस लालच को छोड़ दो, अपना निजी व्यापार करना बंद कर दो और क्या करो कि नमक, तंबाकू और सुपारी, इन तीनों क्षेत्रों पर आप ही व्यापार करो। कर्मचारियों की समिति है सोसाइटी फॉर ट्रेड, उससे कह रहे हैं कि इन तीनों चीज जो है, ये जो तीनों चीजें हैं, इनके ऊपर व्यापार आप करोगे। इन पर व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों पर व्यापार नहीं करेगी। कौन व्यापार करेगी? सोसाइटी फॉर ट्रेड। और जो भी इनसे लाभ होगा वो कर्मचारी आपस में बांट लेंगे, व्यापार समिति। जिससे अगर वो दूसरे सामानों के साथ निजी व्यापार नहीं करेंगे तो इससे कंपनी को घाटा नहीं होगा। इस सोच के कारण क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। लेकिन होता क्या है कि ऐसे फैसले कंपनी में कौन लेते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने देखा था कि कंपनी के प्रबंधन का और संचालन का कार्य कौन करते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्वीकृति मिलेगी तभी यह कार्य हो सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि जो भी व्यापार करना है, व्यापार कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। हम नमक, तंबाकू और सुपारी, इन पर व्यापार करने के लिए इनको सोसाइटी फॉर ट्रेड को अधिकार नहीं दे सकते। किसने कहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये जो गठन हुआ सोसाइटी फॉर ट्रेड, इसे मान्यता नहीं दी। इसका गठन किसने किया था? क्लाइव ने। कंप्लीट है। उम्मीद आप समझे होंगे। देखिए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं हम। सोसाइटी फॉर ट्रेड है क्या? जो सोसाइटी फॉर ट्रेड कब स्थापना हो रही है? 1765 में। कौन कर रहे हैं? क्लाइव। इसे व्यापार समिति भी कहते हैं। किस लिए हो रही है? कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को रोकने के लिए। कैसे? तो हमने बात करी दस्तक। दस्तक क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने के लिए किसने दी ये सुविधा? फर्रुखसियर ने। उसे हम दस्तक कहते हैं कि वो जो लाइसेंस होगा, दस्तक होगा, उसे दिखाने के बाद आप पर टैक्स नहीं लगेगा इन तीनों क्षेत्रों पर। कितने करके बदले? 3000 वार्षिक करके बदले। कंप्लीट है। आगे देखिए हुआ क्या था। तो 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद में निजामत के अधिकार, प्रशासन चलाने के अधिकार और दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने के अधिकार, दोनों अधिकार किसके पास में आ गए? मुर्शिद कुली खान के पास। पहले किसके पास में थे? बंगाल के नवाब के पास में थे। अब किसके पास में आ गए? मुर्शिद कुली खान के पास में आ गए। कंप्लीट है। क्योंकि ये जो दीवानी अधिकार जो है जब बंगाल के नवाब के पास में आ गए, अब बंगाल का नवाब ये दोनों कार्य करेगा, लेकिन किसके अधीन करेगा? मुगल शासक के अधीन रहकर करेगा। कंप्लीट है। यही कारण था प्लासी के युद्ध का। हमने सिराजुद्दौला के बारे में बात करी थी। अब देखिए निजी व्यापार कैसे कर रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को दस्तक प्राप्त हो गया तो इन क्षेत्रों पर जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीनों क्षेत्र है
इन पर व्यापार करने के लिए टैक्स नहीं देना होगा। तो कंपनी के कर्मचारी क्या करने लगे कि जो कंपनी का सामान होता था उसके साथ साथ खुद के सामान का भी क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, निजी व्यापार, जिससे खुद के सामान के ऊपर भी इनका क्या नहीं लगता था, टैक्स। इसीलिए खुद का सामान बेचने लगे, खरीदने लगे, यानी कि निजी व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी को क्या होने लगा, घाटा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होने लगा, नुकसान होने लगा, और कर्मचारी निजी व्यापार को बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ये निजी व्यापार बढ़ने लगा। तो क्लाइव ने इसको रोकने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करी। और सोसाइटी फॉर ट्रेड किसकी समिति थी, तो कर्मचारियों की, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की समिति थी। क्या कहा इसे कहा कि आप फालतू के काम मत करो, केवल नमक, तंबाकू और सुपारी, इन तीनों पर व्यापार आप कर लो, बाकी जो भी व्यापार है उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, इन तीनों को छोड़कर। और इन तीनों से जो लाभ होगा वो सभी कर्मचारी से कहा कि आप आपस में बांट लेना, लेकिन आप निजी व्यापार मत करो अपना, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्वीकृति मिलना जरूरी होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी। कंप्लीट है दोस्तों। अब देखिए, क्लाइव के समय एक घटना और हुई थी, और वो था श्वेत विद्रोह। क्या था, श्वेत विद्रोह। कब हुआ, तो 1765-66 में। अब श्वेत विद्रोह क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हमने जाना, हम पढ़ रहे हैं बंगाल के गवर्नर। सबसे पहले 6 गवर्नर देखे, उनकी ट्रिक देखी थी। उसके बाद में हम क्लाइव की बात कर रहे थे कि क्लाइव एक साधारण सैनिक था, लेकिन एक सलाह से जो क्लाइव है वो ऊंचाइयों पर पहुंच गया, उसको गवर्नर बना दिया गया। एक सलाह क्या, अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह, जो हमने देखी थी। क्लाइव 2 बार गवर्नर रहा, एक बार 1757 से 60 तक। उस दौरान उसने क्या किए, 3 बड़े कार्य किए। प्लासी का युद्ध खुद क्लाइव ने लड़ा था। उसके बाद बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, वापस भेज दिया। 1760 में वांडियावास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। ये युद्ध क्लाइव के समय हो रहे हैं, क्लाइव नहीं कर रहा, वांडियावास का युद्ध आयरकुट ने किया था, ठीक है। फिर दूसरी बार 1765 से 67 के बीच में आया, 2 संधियां करी। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ, मुगल शासक के साथ हुई। मुगल शासक ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के दीवानी अधिकार किसको दे दिए, अंग्रेजों को। मुगल शासक को कितना देना हुआ, तय हुआ 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में। और अवध के जो 2 क्षेत्र थे, कड़ा और इलाहाबाद, वो किसको दे दिए, मुगल शासक। दूसरी संधि हुई इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त को, वो किसके बीच में, क्लाइव के बीच में और सुजाउद्दौला के बीच में, अवध के नवाब के बीच में। क्या हुआ, तो कड़ा और इलाहाबाद तो मुगल शासक को दे दिया, बाकी का क्षेत्र वापिस सुजाउद्दौला को दे दिया। सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग किसको दिया, अंग्रेजों को। साथ में अवध वाले क्षेत्र में मुफ्त व्यापार करने की, बिना टैक्स फ्री व्यापार करने की सुविधा दे दी कि अब अवध में अंग्रेज अगर व्यापार करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हमने बात करी सोसाइटी फॉर ट्रेड की। क्लाइव ने एक समिति का गठन किया था, सोसाइटी फॉर ट्रेड या व्यापार समिति। किस लिए, तो जो निजी व्यापार है उसको रोकने के लिए। निजी व्यापार यानी दस्तक के प्रयोग से कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे थे, तो उनको कहा कि नमक, तंबाकू और सुपारी के ऊपर आप व्यापार कर लो, बाकी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन आप जो है अपना निजी व्यापार बंद कर दो। लेकिन इसको किसने स्वीकृति नहीं दी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्वीकृति नहीं दी। कंप्लीट है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे की क्लास में हम श्वेत विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। श्वेत विद्रोह जो कब हो रहा है, 1765 और 66 में हो रहा। क्या श्वेत विद्रोह, तो ये दोहरे भत्ते को लेकर हुआ। कैसे दोहरा भत्ता क्या है, तो इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे कल। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हमारा जो टॉपिक है, सभी को सूचित करें कि सभी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने उन साथियों को जरूर शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।